सादर नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आपका इस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं वक्तृत्व कला की, मंच संयोजन की, एंकरिंग के फील्ड में किस तरह से हम अपने आप को प्रभावशाली बना पाएं, कैसे लोगों के दिल में राज कर पाएं, क्या करना चाहिए एक वक्ता को कि उसकी वाणी, उसका व्याख्यान, उसका वक्तव्य, उसकी एक एक टिप्पणी लोगों के सीधी दिल में उतरे। ऐसा हमें लगता है, कुछ वक्ताओं को सुनते हैं तो मन करता है सुनते चले जाएं, कुछ को सुनते हैं तो बहुत जगह ऐसा लगता है कि रुक जाए तो अच्छा हो। आपको वो अच्छे वाले उस विषय में जाना है जहां पर लोगों के दिल पर आप राज कर पाएं, आपकी वाणी असरकारी हो, लोगों को आकर्षक लगे, लोगों को कर्णप्रिय लगे, लोगों के दिल तक आपकी बात जाए। इसके लिए आवश्यक है, मैं आज ऐसी 4 बातों का जिक्र करना चाहता हूं जो एक वक्ता को अपनी वाणी में, अपने वक्तव्य में उन 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वे 4 ऐसे अमोघ अस्त्र हैं जिनका यदि आपने ध्यान रख लिया, जिनको आपने यदि ठीक से अपने वाणी में, व्यवहार में उतार लिया, तो आपका वाणी व्यवहार विमल हो जाएगा, लोगों के दिल तक सीधा सीधा आप दस्तक दे पाएंगे। वो 4 चीजें कौन सी है, बिना किसी भूमिका के सीधी सीधी हम बात करते हैं। उनमें से पहली बात, 4 चीजें हैं: तथ्य, तमीज, तर्क और तुक। ये 4 तय मैंने ढूंढे हैं, 4 त आप ले लें। ये 4 तकार आपके वक्तव्य को ऐसा बना देंगे जिन पर श्रोता तो मंत्रमुग्ध होंगे ही, आप स्वयं आत्ममुग्ध हो जाएंगे यदि इन 4 की साधना आपने ठीक से कर ली। एक एक कर हम विचार करते हैं। पहला है तथ्य। आप जब भी कोई बात कहते हैं, विशेष रूप से मंच संयोजक, संचालक को तो एकदम से इस पर खरा उतरना चाहिए। आपकी एक भी बात तथ्य से परे नहीं होनी चाहिए, यथार्थ से परे की कोई बात नहीं हो। कल्पना प्रसूत बातें वहां पर नहीं करनी है। आपको मंच संयोजन करते समय या वक्ता को अपने वक्तव्य के दौरान पूरी कल्पना पर कोई बातें नहीं करनी चाहिए। प्रमाण विहीन कुछ भी बात आपकी नहीं होनी चाहिए। लोग तथ्य को सुनकर के ही ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार होते हैं, तथ्यात्मक बात को ही सुनना चाहता है व्यक्ति। इसलिए आपकी बात तथ्यपूर्ण हो। तथ्य ज्ञान को उत्सुकता के साथ प्रस्तुत करने का सबल माध्यम है, इसलिए आपके पास में तथ्य होने चाहिए। तथ्य ही सत्य का आधार है। तथ्यों के आधार पर आप अपनी बात को ठीक से कहेंगे। तो पहली बात ये, आपके पास तथ्य होने चाहिए। जिसके पास में तथ्य होंगे वही सत्य तक पहुंच पाता है। इसलिए आपकी वाणी का, आपके व्यक्तित्व का, आपके वक्तृत्व कला का पहला सबल माध्यम है तथ्य। अब तथ्य आपने इकट्ठे किए, तथ्य आपके पास में खूब सारे आ गए, लेकिन उन तथ्य को प्रस्तुत कैसे करें? प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो तमीज है। उसे लहजा कह दें, टोन कह दें, चार्मिंग मैनर ऑफ टॉकिंग, उसको अदब, कायदा, सभ्यता, शिष्टाचार जिस भी रूप में आप लें, लेकिन आपका अंदाजे बयां क्या है, किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं। बात को कहने में आप किस तरह से अपने आप को संयमित और तथ्यपरक रख पाते हैं, लेकिन उस तथ्य को ठीक से प्रस्तुत करते समय आपका अंदाजे बयां क्या है। गालिब कहते हैं कि एक अंदाजे बयां ही है जो रंग बदल देता है, वरना कहना किसे नहीं आता। सभी लोग कहते हैं, उसको बदलना है आपको। आपका लहजा कैसा है? आपके पास कई बार ऐसा होता है, तथ्य तो आपके पास में है, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं किया कि उसको प्रस्तुत किस रूप में करना है। राजस्थानी में हमारे एक दोहा चलता है, काणे ने काणू कया बिगड़ जात सब बैण, होले होले पूछ ले थरकियां फूट गयो नैण। यदि आपने काने व्यक्ति को काना कहा तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बात सारी बिगड़ जाएगी। लेकिन उसी में आपने यदि पूछ लिया कि वैसा भी आंख किस तरह से फूट गई, क्या हुआ, ये दुर्घटना कब कैसे हुई, आपने उसको ये एहसास भी दिला दिया कि आपके एक आंख नहीं है। तथ्य है आपके पास में, उसको कहना आपको वही था, लेकिन आपने इस तमीज से कहा, इस लहजे से, अदब के साथ में वो बात की। इसलिए आप अपने तथ्य को तमीज के साथ में प्रस्तुत करना शुरू करें। संस्कृत में हमें तीसरी, चौथी, पांचवी से सिखाना शुरू कर दिया गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य बोलना नहीं चाहिए। इसलिए
तमीज वो काम सिखाती है, तथ्य के साथ में तमीज आना जरूरी है, तब आपकी वाणी विमल हो जाएगी, सामने लोगों तक आप पहुंच पाएंगे, आपके प्रति लोगों का आदर और सम्मान का भाव बनेगा। तीसरा सबसे सटीक बिंदु है वाणी के लिए, मैं चूंकि ज्यादा एक एक चीज पर नहीं रुकना चाहता, अगला जो बिंदु है हमारा तथ्य और तमीज के बाद आता तर्क का। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर है तथ्य और तमीज के साथ में तर्क का मिलना। इन दोनों को, तथ्य और तमीज को तर्क के साथ में मिला करके फिर बात को जो व्यक्ति कहता है, तो फिर सामने वाला मुग्ध होना शुरू हो जाता है। तार्किकता वाणी की जीवनदायिनी शक्ति है। तार्किकता प्रत्युत्पन्नमतित्व को बढ़ाती है, हाजिर जवाबीपन को बढ़ाती है, और जिस व्यक्ति के पास में तथ्य होता है, तमीज होती है, तर्क होता है, वो अपनी बात को ऐसे रूप में कहता है कि लोगों तक वो सदियों सदियों तक जिंदा रहती है। छोटे छोटे वाकये जिंदा हो जाते हैं। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग याद हो आता है। जब वो विदेश में थे, शाम के समय बाग में टहल रहे थे। आप देखें, तर्क जिसके पास में तथ्य है, तमीज है और तर्क है, वो किस तरह से अपनी छोटी सी घटना को अमर कर देता है। हमें याद आता है विवेकानंद जी का। शाम के समय में विदेश में है, एक बाग में भ्रमण कर रहे हैं। स्वामी जी की वेशभूषा हम जानते हैं, वो भारतीय वेशभूषा में रहते थे, लेकिन चप्पल उन्होंने विदेशी पहन ली थी। वहां घूम रहे थे, बाग में घूम रहे थे, खड़ाऊ में कुछ परेशानी हो रही होगी, चप्पलें पहन ली, विदेश की चप्पल पहनी हुई थी। अब सारे लोग स्वामी जी की जो तार्किकता थी उससे प्रभावित हो चुके थे। शिकागो सम्मेलन का उनका भाषण स्वामी विवेकानंद को विश्व स्तर पर सबसे बड़ा तार्किक व्यक्ति के रूप में जानने लग गए थे। एक विदेशी महिला, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कहीं न कहीं मेरी बात से इनको बोलती बंद करूं। एक विदेशी महिला अपने आप को बहुत तेज तर्रार समझती थी, पत्रकार थी, स्वामी जी के इधर उधर देख रही थी, घूम रही थी। स्वामी जी जब घूमते हुए उसने 2-3-4 बार सोचा कहूं कि नहीं कहूं, कहूं कि नहीं कहूं, लेकिन उसने बाद में एक तर्क सोचा और स्वामी जी के पास आई, प्रणाम किया। स्वामी जी, एक जिज्ञासा है, पूछना चाहती हूं, आपको अपनी भारतीय संस्कृति से, भारतीय सभ्यता से, शिष्टाचार से, पहनावे से, रीति रिवाज से बहुत प्यार है? बिल्कुल है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सो तो है ही और रहेगा, तो इसीलिए आपने ये सारी वेशभूषा धारण कर रखी है, पगड़ी से लेकर के पूरा का पूरा आपका जो बाना है वो तो भारतीय है, एक साधु का है, सन्यासी का है। हाँ बिल्कुल है। तो फिर स्वामी जी ये चप्पल आपने विदेशी क्यों पहनी है? वो महिला चाहती थी कि स्वामी जी निरुत्तर हो जाएंगे और इनको ये कहना पड़ेगा, हाँ ये तो मैंने गलत कर दिया, ये चप्पल विदेशी पहन ली। लेकिन स्वामी जी का प्रतित्वमतित्व देखें, तार्किकता देखें, जिसके पास में तथ्य है, तमीज है, तर्क है। स्वामी जी ने तुरंत कहा, बहन मेरा एक नियम है, मैं हर जगह की चीजों को उसी जगह रखना चाहता हूं, मुझे मालूम है कौन सी चीज को किस जगह रखनी चाहिए। इतना कहकर के चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा आगे। लेकिन विदेशी महिला अपने जो बुद्धिमता थी, वो तार्किकता थी, वो अपने आप को तेज तर्रार समझ रही थी, उसको खुद को शर्मिंदा होना पड़ा। स्वामी जी ने सीधे सीधे संकेत दे दिया कि मैं आप लोगों को कहाँ रखता हूं, मेरी भारतीय संस्कृति मेरे लिए कहाँ है, भारतीय परिवेश मेरे लिए कहाँ है, और ये चप्पलें कहाँ पर है, जिसकी जहां जगह है वहां रखता हूं। ये तार्किकता है। साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण है। अमीर खुसरो की कहे मुकरनी आप देखें, तार्किकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। अपना मध्यकालीन काव्य की पूरी वक्रोक्ति साहित्य पूरा का पूरा एक से बढ़कर के एक तर्क के साथ में तमीज से बात की जाती है, तथ्यपरक बात की जाती है, तो फिर वो श्रोता और पाठक सबको मुग्ध करती है। राजस्थानी साहित्य में संवाद काव्य पूरा का पूरा हो, कीर्ति लक्ष्मी का संवाद हो कि कर्म और भाग्य का संवाद हो, एक से बढ़कर के एक संवाद में तार्किकता है, फिर आपको आनंद आता है उसमें। महाकवि तुलसीदास जी रामचरितमानस में तार्किकता का एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है, स्वामी जी वहां पर तर्क का एक प्रसंग गढ़ते हैं। जब राम बाण चलाने के लिए तैयार होते हैं, दाहिना हाथ बिल्कुल प्रकंचा को तान करके कान के पास में आता है, बायां हाथ आगे होता है, बाएं और दाएं हाथ के बीच में संवाद कराते हैं। बायां हाथ दाहिने हाथ को कहता है, अरे दाहिने, जब कुछ खाने पीने की बात हो, मान सम्मान का विषय हो, किसी का स्वागत करना हो, कुछ लेना हो, देना हो, तुरंत आगे हो जाता है। और आज जब रावण के दशानन के बाण सामने आने लगे
तो पीछे चला गया और मुझे आगे कर दिया। खान पान सम्मान में सदा रहत अगवान, अब पीछे पीछे चले देख दशानन बाण। अब दशानन के बाण जब चल रहे हैं, रावण के बाण आ रहे हैं एक से बढ़कर के एक, तो तू डरते हुए पीछे चला गया। दाहिना हाथ जो सबल होता है, जिसके पास में तथ्य होता है, तमीज होती है, तर्क होता है, स्वामी जी गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर दाहिने हाथ से जवाब दिलवाते हैं। दाहिना हाथ बाएं हाथ से कहता है, अरे भाई चिंता मत कर, जो आगे रहने वाला है, समर्थ है, वो आगे ही रहता है, लेकिन मैं किस लिए पीछे आया हूं, उसके लिए तार्किकता से जवाब देता है कि रघुनायक के कान में पूछत हूं एक बात, मैं रघुनंदन के कान में एक बात पूछने आया हूं। भगवान श्री राम से कुछ पूछना चाहता हूं, इसलिए उनके कान के पास में पहुंचा हूं। देखिए, अपने आसपास के परिवेश को, जिसकी अवलोकन शक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है, वही काव्य को गढ़ सकता है, वही तार्किकता को गढ़ सकता है। अवलोकन जितना श्रेष्ठ है, जितना गहन है, जितना सूक्ष्म है, उतनी ही आपकी तार्किकता और ज्यादा प्रबल होती है। स्वामी जी दाहिने हाथ से कहलवाते हैं, रघुनंदन के कान में पूछत हूं एक बात, कि एक एक करके 10 हतों कि हतों 10 एक साथ। मैं तो भगवान श्री राम को पूछने आया हूं, एक एक करके 10 सर काटने हैं या 10 को एक साथ निपटा दूं, ये पूछ रहा हूं। चिंता नहीं करनी है, मैं अभी आगे आने वाला हूं। आप विचार करें, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? दाहिना और बायां हाथ भी बात कर सकते हैं क्या? लेकिन स्वामी जी ने संकेत किया है कि जो लोग थोड़ा सा आगे आते ही अपना रोष दिखाने में चूकते नहीं हैं, अपनी छोटी बुद्धि का परिचय देते हैं, उनको सबल व्यक्ति यदि तमीज से, तर्क से, तथ्य से बात करें तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बाकी सामान्यतया यदि बायां हाथ कहता और दाहिने की जगह हम होते, हम तुरंत कहते तू तेरी औकात में रह, ये वो होकर के झगड़ा हो सकता था। लेकिन उसने कितना बढ़िया जवाब दिया है। इस तरह से जिसके पास में तथ्य हो, तमीज हो, तर्क हो, वो श्रेष्ठता से बात कर सकता है। और चौथा है, जिसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता, जिसको सबसे बड़ी आवश्यकता मंच संयोजक को तो निश्चित रूप से रहती है, वो है तुक। तुक यानी कि प्रयोजन, औचित्य, प्रासंगिकता। प्रसंग वशात हमें बात कहनी है। संयोजक को तो विशेष रूप से प्रसंग ढूंढने पड़ते हैं। कोई वक्ता बोला है, उसके बाद में कुछ बोलना है, किसी वक्ता को बुलाना है, उसके व्यक्तित्व की, उसके कर्तृत्व की किसी बात को लेकर के कहना है, बीच की गैप को पूर्ति करना है, सामने कोई घटना घटित है उसकी बात करनी है, आयोजन से जुड़ा हुआ कोई तथ्य है उस पर कुछ कहना है, उसे प्रसंग वशात कुछ बातें कहनी पड़ती है। इसलिए वाणी में उसके तुक होना जरूरी है, यानी औचित्यपूर्ण बात होनी चाहिए, उसकी प्रसंग से संबद्धता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए उसकी बात में। बिना प्रसंग की बात करेगा लोगों को अटपटी लगेगी। आपके पास बहुत सी चीजें हो सकती है, बिना प्रसंग के नहीं कह सकते। प्रसंग के साथ में कोई बात यदि कही जाती है तो बात हल्की होती है, तो प्रसंग से जुड़ जाती है तो वो श्रेष्ठ हो जाती है। और यदि बात आपकी कितनी ही गहन हो, कितनी ही गंभीर हो, कितनी ही बढ़िया हो, लेकिन प्रसंग वैसा नहीं हो, तो फिर आप बात फीकी हो जाती है। कवि वृंद के दो दोहों के साथ में बात पूरी करता हूं। कवि वृंद लिखते हैं कि नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जिमे बरन्नत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। नीकी, नीकी हमारा राजस्थानी का सीधा सीधा शब्द है। नीकी माने अच्छी। समाचार पूछने जाते नीका हो गई, आप ठीक हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, पूछते नीकी पे फीकी लगे। वृंद कहते हैं कि बात आपकी बहुत अच्छी है, उसके बावजूद वो फीकी लगती है सामने वालों को। क्यों? बिनु अवसर की बात, बिना अवसर के यदि आपने बात की है तो वो कितनी अच्छी बात हो, वो फीकी ही लगेगी। और दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देकर के समझाते हैं कवि, जिमे बरन्नत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। जिस तरह से युद्ध का वर्णन हो रहा हो और वहां आप श्रृंगार रस के गीत गाते हो, कैसे चलेगा? श्रृंगार तो रसराज है, सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन युद्ध के वर्णन के समय श्रृंगार की बात भी अच्छी नहीं लग सकती। इसलिए आपकी बात कितनी ही अच्छी हो, प्रसंग यदि वो नहीं है, प्रसंग से जुड़ी हुई बात नहीं है, वहां औचित्यपूर्ण नहीं लगेगी। इसलिए आपका तुक वाला पार्ट कमजोर हो जाएगा। और जैसे ही तुक का पार्ट कमजोर होता है तो तीन में तो फिर लुप्त ही बात रहेगी, वो उतनी पूर्ण हो जाएगी। अपने राजस्थानी में कहते हैं लूण बिना सब पूर्ण रसोई। तो बिना तुक के, बिना प्रयोजन के, बिना प्रासंगिकता के आपकी बात अधूरी हो जाएगी। वृंद ने कहा कि बात आपकी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी प्रसंग आपने ठीक से ढूंढ लिया तो हल्की सी बात भी लोगों को गुदगुदाने में, लोगों तक पहुंचने में आपका सहारा बन जाएगी। कवि का दूसरा दोहा इन्हीं शब्दों को लेकर के
वो कहते हैं, पहले में कहा नीकी पे फीकी लगे, दूसरे में कहते हैं फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, सबको मन हरखित करे, ज्यों विवाह में गारे। गारी माने गाली। अब गाली देना जो है, गाली में तो लड़ाई झगड़े ही होते हैं, गाली देने से भी कोई प्रसन्न होता है क्या सामने वाला? लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में और उत्तरी भारत में तो शायद सब जगह ही परंपरा होगी, विवाह के समय में समधने समधियों के लिए गालियां गाती हैं। इसलिए वृंद ने कहा, कहिए समय विचार। बात तो फीकी है, गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है, गाली बहुत खराब चीज है, लेकिन समय का विचार करके यदि आपने गालियां भी गाई हैं, गालियां भी गीत में हुक्म में तो गीत में गाया कर। आपने राजस्थान के कवियों ने लिखा, गालियां भी हुक्म में तो गीत में गाया कर। प्रहलाद सिंह झुरडा ने अपनी कविता में लिया। गालियां गीतों में गाई जाती है, और वृंद कहते हैं जब गीत में गाली गाई जाती है, सामने वाले समधी नेग देते हैं, रीझते हैं, राजी होते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा है, यदि समधन समधी के लिए गालियां नहीं गाती है तो माना जाता है आपका प्रेम, परस्पर प्रेम है वो अच्छा नहीं है, उसमें कहीं न कहीं किसी तरह की कोई कमी है, अन्यथा तो समधने समधियों के लिए गालियां गाएंगी ही। तो मित्रों, 4 चीजें मैंने आपसे निवेदन किया, तथ्य, तमीज, तर्क और तुक। याद रखें, ये 4 यदि आपकी वाणी में आ गई, आपकी बात में आ गई, आपके संयोजन में आई है, आपकी वक्तृत्व कला में निखार होता चलेगा। इसलिए निवेदन यह है कि जिस विषय पर आपको बात करनी है, तथ्य संकलित कीजिए, यथार्थ होने चाहिए, कोरी कल्पनाओं से नहीं होगा। आपके पास में तथ्य होने चाहिए, फिर उसका लहजा बनाइए, तमीज से बात करिए। जिसके पास में जितना साधन अधिक होता है, फलदार वृक्ष होते हैं, वो झुकते हैं, तमीज से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। किसी शायर की पंक्तियां है कि बेटे शौक तो जमाने के हमने भी आजमाए हैं, पर बेकायदा नहीं, बाकायदा फरमाए। बेकायदा नहीं हो जाना चाहिए, कायदे से बात करनी है। भले आप तर्क के साथ में करेंगे तो आपकी बात श्रेष्ठता से जाएगी, प्रसंग के अनुरूप बात करनी है। पुनः पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ तथ्यों के साथ में बात करेंगे कि आपकी वक्तृत्व कला में निखार हो, आपका संयोजकीय कौशल, संचालन का कौशल आपका निखरे, और आप दिन दूनी रात चौगुनी यशस्वी यात्रा आगे बढ़ाएं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई बात के साथ।